विश्वास आरएमपी पर गुस्सा करता है। उसको बोलता है कि तुमने सारी की सारी जिम्मेदारियां अवंतिका पर डाल दी। आरएमपी बोलती है कि हाँ, सारी चीज़ें पहले जैसी नहीं है ना, पहले अवंतिका यहाँ नहीं थी, अब अवंतिका यहाँ पर रहती है। इधर विक्रांत ऐश्वर्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर मन्नत नर्स के रूप में होती है। वो सोच रही होती है कि कहीं विक्रांत मुझे पहचान ना जाए। यहाँ पर विक्रांत मन्नत के पास ही आता है और बोलता है कि डॉक्टर विश्वास का चेंबर कहाँ पर है। मन्नत कुछ नहीं बोल रही होती। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। मन्नत बोलती है, मैं बस यही बोल रही थी कि आरएमबी जी को रेस्ट करना चाहिए। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत बिल्कुल ठीक बोल रही है। आरएमबी रेस्ट करेंगी और मन्नत की हेल्प कोई और करवा देगा। डिम्पल बोलती है कि हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। इधर आरएमबी मन्नत को गले लगाती है। उसको बोलती है कि थैंक यू। आगे हम अवंतिका को देखते हैं जो अपने पर्स को ढूंढ रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने अपना बैग कहाँ पर रख दिया। तभी यहाँ पर याशिका आती है अवंतिका का बैग लेकर। अवंतिका बोलती है, मैं इसी को ढूंढ रही थी। अवंतिका वहाँ से जाने लगती है। वो याशिका के पास वापस आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ। याशिका बोलती है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, लेकिन आप उम्र में बड़ी हैं तो रिलेशनशिप के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा जानती होंगी, तो आप मुझे बता ही दीजिए। अवंतिका बोलती है, उम्र का तो पता नहीं, लेकिन तजुर्बे में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ। देखो, ये जो शादी के जैसे रिश्ते होते हैं ना, ये कंट्रोल पर चलते हैं। याशिका बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं। अवंतिका बोलती है कि देखो, जिसके साथ आपका रिश्ता है ना, उस पर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। ये जो आदमी होते हैं ना, इनको अग्रेसिव और ऐसी स्ट्रोंग लड़कियां हैं ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जैसे कि मन्नत। अवंतिका बोलती है, यशिका तुमने देखा ना तुम्हारा होने वाला पति उस मन्नत की कैसे साइड ले रहा था। यशिका बोलती है, हाँ। अब तुम मुझे ही देख लो, इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करती हूँ, कॉस्मेटिक सर्जन की हेड हूँ। मेरी उस हॉस्पिटल में अपनी एक जगह है, विश्वास भी मेरी ही साइड लेता है। ऐसे मर्दों को है ना हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, और वैसे अगर कभी ज़रूरत पड़े ना तो उनको मैनिपुलेट भी करना चाहिए। याशिका बोलती है, मैनिपुलेशन। अवंतिका बोलती है, हाँ याशिका तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन सही नीयत से किया गया मैनिपुलेशन है ना वो गलत नहीं होता। रिश्ते में कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है मतलब रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। देखो याशिका, तुम्हारी विक्रांत के साथ शादी होने वाली है, तुम्हारा उसके साथ नया रिश्ता बनने वाला है, और अगर नया रिश्ता बन रहा है तो तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। तुमने एक बात तो सुनी ही होगी, ये जो कच्ची गीली मिट्टी होती है ना वो जल्दी हाथ से फिसलती है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। यशिका, तुम विक्रांत के इतने करीब रहना कि तुम दोनों के बीच कोई और आ ही ना सके। यशिका बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, अब मैं पूरा दिन बस विक्रांत के आसपास ही नजर आऊंगी, और मैं विक्रांत को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अवंतिका वहाँ से चली जाती है। इधर यशिका को बार बार अवंतिका की बातें ही याद आती है। वो बोल रही थी कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मर्दों को है ना बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। आगे हम मनमीत और राज को देखते हैं जो दोनों हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। यहाँ पर मनमीत पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही होती है, राज उसी के साथ होता है। वो बोल रहा होता है कि पेशेंट को डॉक्टर मनमीत से ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनका लेक्चर भी सुनने को मिलेगा। मनमीत यहाँ पर टेबल से टकरा जाती है, तभी उसके स्टिचेस से खून निकलने लग जाता है। मनमीत बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ। राज देख लेता है कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। राज बोलता है कि मुझे देख लेने दो, चोट ज़्यादा तो नहीं आई है ना। मनमीत सोच रही होती है कि राज को पता चल जाएगा ये स्टिचेज है ना वो सारे के सारे किडनी निकालने की वजह से हुए हैं, फिर इसको ये भी पता चल जाएगा कि आरएमपी को किडनी मैंने डोनेट की। मनमीत बोलती है, मैं ठीक हूँ। राज बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे एक बार चेक कर लेने दो। मनमीत बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए, इनके पैर में फ्रैक्चर आया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में। मनमीत वहाँ से चली जाती है। राज को पता चल जाता है कि मनमीत कुछ न कुछ छुपा रही है। आगे हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। ये दोनों आरंभी का वेट कर रहे होते हैं। मन्नत धैर्य को बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमारा मैसेज ही ना देखा हो और वो यहाँ आ ही नहीं रही हो। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप गहरी सांस लीजिए, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आरंभी आ जाएगी। तभी यहाँ पर आरंभी पहुँच जाती है। मन्नत बोलती है कि थैंक गॉड आप आ गई, मैंने सोचा कि आपने मैसेज नहीं देखा है, आप आओगी नहीं। आरंभी बोलती है, मैंने बोला था ना मैं ज़रूर आऊँगी, आप मुझे बताओ कि आपने आगे क्या प्लान किया है। आरंभी बोलती है, आपने हॉस्पिटल के कपड़े क्यों मंगवाए। इधर मन्नत एक आई ड्रॉप निकालती है और बोलती है कि आई ड्रॉप है ना। आरंभी बोलती है कि आप चेकअप करवाने के लिए जा रही हैं क्या, इस आई ड्रॉप को डालने से आपको थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखेगा। मन्नत बोलती है कि हाँ यही तो बात है ना, और धुंधला दिखना ये भी लीवर फेलियर का एक सिम्टम है ना। धैर्य बोलता है, आरंभी जी आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐश्वर्या राय सिंह के काजल के अंदर इस आई ड्रॉप को मिला देंगे। वो जैसे ही काजल लगाएगी ना तो उसको थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखेगा। उसके साथ जब ये ऐसा हो रहा होगा ना तो वो और ज़्यादा पैनिक कर जाएगी, पहले से उसको रेसेस हुए होंगे, वो और ज़्यादा पैनिक होगी, उसको और ज़्यादा डर लग रहा होगा। आरंभी बोलती है, लेकिन उनको तो पता नहीं है ना कि ये बस नॉर्मल है। वो घबरा जाएंगी और बोलेंगे कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। मन तो धैर्य बोलते हैं कि एग्जैक्टली यही तो हमारा प्लान है, हम यही चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए।
आरंभी बोलती है कि लेकिन पहले तो हमने कुछ और डिसाइड किया था। मन्नत बोलती है कि नहीं, यही सब कुछ होगा। देखो, ऐश्वर्या राय सिंह ने हमारे साथ धोखा किया ना, अब हम उनके साथ धोखा करेंगे। उन्होंने डीएनए टेस्ट का सैंपल बदला था ना, हम उनकी लीवर टेस्ट की रिपोर्ट ही बदल देंगे। आरंभी बोलती है नहीं मन्नत, ये गलत है। मन्नत बोलती है कि ये गलत नहीं है। ऐश्वर्या राय सिंह ने दुआ और यूवी इन दोनों को फ्रीजर में बंद कर दिया था। वो बस वेट कर रही थी कि बच्चे बस फ्रीजर में ठंड के मारे कांप कर मर जाएं। उन्होंने मेरी श्रुति माँ की जान ले ली, शोनिता जी की जान ले ली। धैर्य बताता है कि उन्होंने मेरी दादी की भी जान ले ली। धैर्य बताता है कि उस औरत ने अपने फ़ायदे के लिए कितने लोगों का नुकसान किया है। मन्नत बोलती है कि और अपने फ़ायदे के लिए आगे भी वो किसी का नुकसान करने से पीछे नहीं हटेगी। मन्नत बोलती है कि प्लीज़ मान जाइए, मेरी दुआ के लिए मान जाए। यूवी पूरे घर में डरा डरा घूम रहा है। इधर धैर्य बोलता है कि आरंभी जी, आपकी रेपुटेशन पर कोई भी सवाल नहीं उठेगा, प्लीज़ आप मान जाइए। आरंभी बोलती है ठीक है, हम दुआ को कुछ नहीं होने देंगे, किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। मन्नत बोलती है ठीक है। आरंभी बोलती है बट रिपोर्ट्स चेंज कैसे करेंगे, हॉस्पिटल में कितना सारा स्टाफ होता है। मन्नत बोलती है वो सब मैं हैंडल कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। इधर धैर्य बोल रहा होता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम ये जो आई ड्रॉप है ना, इसको उस काजल में मिलाएंगे कैसे। आरंभी बताती है कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। डॉक्टर अवंतिका ने आज जो दवाइयाँ दी है ना, वो ऐश्वर्या राय सिंह को गहरी नींद में सुला देगी। उनको कुछ पता नहीं लगेगा, आप उनके रूम में जाकर काजल में ये दवाई डाल देना। ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर नंदिनी आ जाती है। नंदिनी यहाँ पर आरंभी को देख लेती है। मन्नत और धैर्य छुप जाते हैं। नंदिनी आरंभी के पास आती है लेकिन धैर्य और मन्नत वहाँ से जा चुके होते हैं। नंदी बोलती है आरंभी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, अब तुम ये मत बोलना कि तुम यहाँ पर नाइट वॉक के लिए आई थी। आरंभी बोलती है मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आरंभी बोलती है लेकिन आप बाहर क्यों आए हो। नंदी बताती है कि मैं हैरी को ढूंढने के लिए आई थी लेकिन वो अभी तक आया नहीं। इधर आरंभी घर के अंदर की तरफ चली जाती है। नंदी को आरंभी पर डाउट हो रहा होता है। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो ऐश्वर्या के रूम में आ जाती है और ऐश्वर्या के काजल के अंदर आई ड्रॉप को मिला देती है। धैर्य बाहर की तरफ होता है तभी दुआ उसके पास आती है। धैर्य बोलता है दुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दुआ बोलती है कि चेक करना था कि आपको हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है ना, आप प्लान वर्क कर रहे हैं ना। तभी यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है और बोलता है कि कैसा प्लान। तो आप बोलती है प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोलिए। विक्रांत बोलता है लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आप बताती है कि हम प्लान कर रहे थे, क्या है ना मम्मा हम दोनों से गुस्सा है। कल हमने मम्मा को बताया बगैर आपके पास आई थी मैं और आपसे बात की थी, इसीलिए मम्मा हमसे सुपर एंग्री हो गई है। मैं और बाबा रूम के अंदर बात नहीं कर सकते, इसीलिए मैं और बाबा यहाँ पर आए हैं, हम प्लान बना रहे हैं। लेकिन बाबा आपका जो प्लान है ना वो कल बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। धीरे बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरा प्लान है ना बहुत अच्छा है। विक्रांत बोलता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। धैर्य बोलता है कि हाँ तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। विक्रांत बोलता है कि देखो तुम्हारे बाबा का प्लान अच्छा होगा, लेकिन क्या है ना, एक काम करते हैं, देखो हम सब लोग 90s के हैं, तो तुम लोग 90s से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ करो। तुम देखना तुम्हारी मम्मा का गुस्सा है ना वो 2 मिनट के अंदर दूर हो जाएगा। तो अब बोलते हैं आप लोग 90 के लगते नहीं हो। विक्रांत बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है। इधर धैर्य बताता है कि हम 90s ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम 90 ईयर के नहीं हैं, हम वैसे 90s की बात कर रहे हैं। विक्रांत बताता है मेरा मतलब एज से नहीं था, हम लोग साल की बात कर रहे हैं। तेरी बताता है कि मैं जब बंटी की एज का था ना तो मैं स्कूल जाता, तब मैं देखता था कि हमारे रास्ते में एक आम का पेड़ था और जब उस पेड़ पर आम लग जाता था ना तो मैं बाकी बच्चों को इकट्ठा कर लेता था। फिर हम सब बच्चे मिलकर कंपटीशन करते थे कि उस फल को सबसे पहले कौन तोड़ता है। विक्रांत बोलता है कि पहले सच में बहुत मज़ा आता था, पहले लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती थी, फिर हम सारे बच्चे एक साथ होते थे, फिर हाइड एंड सीक खेलते थे, वो भी अंधेरे के अंदर। विक्रांत, दुआ, धैर्य तीनों लोग हंस रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी याशिका देखती है कि विक्रांत दुआ और धैर्य के साथ है। याशिका सोच रही होती है कि ये दोनों बाप बेटी है ना, हमेशा विक्रांत के आसपास नजर आते हैं। अवंतिका सही बोल रही थी, मुझे विक्रांत पर अपना कंट्रोल करना होगा। इधर हम मन्नत को देखते हैं, मन्नत के हाथ से ढक्कन गिर जाता है। तभी ऐश्वर्या करवट लेती है, लेकिन मन्नत देखती है कि शायद ऐश्वर्या ने वो दवाइयाँ ले ली है जिसकी वजह से ये गहरी नींद के अंदर है। मन्नत आई ड्रॉप को काजल में अच्छे से मिक्स कर देती है। वो सोच रही होती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, बस ऐश्वर्या राय सिंह कल सुबह इस काजल को अपनी आंखों में लगा ले। मन्नत रूम से बाहर की तरफ आ जाती है। इधर धैर्य और विक्रांत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दुआ भी इन्हीं के साथ होती है और हंस रही होती है। मन्नत जैसे ही इन तीनों को इतना खुश देखती है तो मन्नत भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर दुआ को विक्रांत और धैर्य अपनी बचपन की बातें सुना रहे होते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा तो हमें वो खुशबू वाला रेजर रख के रहता था। हम लोग अपने बैग में वो रेजर रखते थे तो बैग में भी खुशबू आती थी और हमें है ना लूडो और सांप सीढ़ी खेलने में बड़ा मज़ा आता था। विक्रांत बोलता है कि नहीं, लूडो खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। विक्रांत धैर्य के बारे में बोल रहा होता है कि देखो दुआ, ये बहुत ज़्यादा चीटिंग करते थे। धैर्य बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करता था। धैर्य बताता है कि ये क्रिकेट में भी ऐसे ही करता था। ऐसे सबसे पहले बोलता था कि मैं ही है ना बैटिंग करूंगा, उसके बाद में एक हाथ में बैट होता था और एक हाथ से नेकर पकड़कर ऐसे भाग रहा था। विक्रांत बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता था। इधर मना धैर्य की तरफ इशारा करती है कि उसका काम हो चुका है।
इधर दुआ बोलती है कि आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो। धैर्य और विक्रांत दोनों ही चुप से हो जाते हैं। धैर्य बोल रहा होता है हाँ, इधर विक्रांत बोलता है नहीं। फिर धैर्य बोलता है कि 90s के बच्चे सारे एक जैसे ही है ना, इसीलिए हम लोगों ने बस अंदाज़ा लगा लिया। तेरी दुआ को बोलता है चलो बाय बोल दो, हम चलते हैं। तेरी दुआ को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। इधर मन्नत सोच रही होती है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं। ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश होने के बाद शायद ऐसा हो सकता है। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो मन्नत के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि वहाँ पर क्या चल रहा होगा, मुझे जल्दी ही मन्नत से बात करनी होगी और मुझे मन्नत के पास भी पहुँचना होगा। डिम्पल आरंभी को बोलती है कि देखो पार्टी हमारे यहाँ पर होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस बैठ के एंजॉय करोगी। आरंभी तुम्हें भी तैयारियां करनी होगी। तभी यहाँ पर अवंतिका पहुँच जाती है। डिम्पल अवंतिका को बोलती है कि अवंतिका देखो सलूजा आज की पार्टी यहाँ पर होने वाली है, सब लोग यहाँ पर आएंगे, तो फिर तुम ही आरंभी को समझा देना कि इसको पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। क्या है ना, आरंभी तो बस चोल टाइप पार्टीज़ को ही ऑर्गेनाइज कर पाती है। आरंभी अवंतिका की तरफ आ जाती है। अवंतिका डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली होती है। वो जैसे ही चेयर पीछे करती है तो आरंभी उस चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है थैंक यू। इधर डिम्पल बोलती है कि तुम इसको सब समझा दोगी ना। अवंतिका बोलती है कि आंटी आप फिक्र मत कीजिए। डिम्पल बोलती है कि आरंभी जो तमाशा होली के अंदर हुआ है ना, वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। हमें सलूजास को इम्प्रेस करना होगा। वो लोग इम्प्रेस हो गए, इसका मतलब ये सोच लेना कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में हमारा भी नाम चलने लगेगा। और हाँ, तुम उस मन्नत की हेल्प बिल्कुल भी मत लेना, वो भी ऐसे कुछ चीप से ही काम करेगी। सब कुछ हमारे स्टैंडर्ड की तरह बिल्कुल क्लासी होना चाहिए। इधर विश्वास बोलता है कि मॉम बिल्कुल ठीक बोल रही है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हो सके तो अवंतिका की हेल्प है ना। अवंतिका बोलती है क्यों नहीं, मैं घर और काम दोनों को एक साथ मैनेज कर सकती हूँ। आरंभी बोलती है कि आप ठीक बोल रहे हो, क्या है ना, मुझसे ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैंडल नहीं हो पाती, मैं तैयारी कर ही नहीं पाती। लेकिन आप सब लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे ना, तो शायद हो सकता है सब परफेक्ट हो, कोई भी तमाशा ना हो। आरंभी बोलती है और मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, टेंडेंस के स्टैंडर्ड्स को अवंतिका अच्छे से समझती है। तो एक काम करते हैं, इस बार की पार्टी अवंतिका को ही ऑर्गेनाइज करने देते हैं। हो सकता है कि मैं इनको देखकर इनसे कुछ सीख सकूं। और इन्होंने अभी अभी बोला है ना, ये काम और घर दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेंगी, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड जो है। आरंभी अवंतिका को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चली जाती है। अवंतिका बोलती है कि पार्टी मैं अरेंज कर ही लूँगी। नेक्स्ट हम सलोजा मेंशन का सीन देखते हैं। मैंने सोची होती है कि ऐश्वर्या को यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, उन्हों पर दवा का असर हुआ है या नहीं। इधर विशाखा बोलती है कि तुम लोग नाश्ता करो, मैं अभी जाकर आरजू जी को बुला कर लेकर आती हूँ। विशाखा देखती है कि ऐश्वर्या आ रही है। वो बोलती है कि आरजू जी आप आ गई, मैं आपको ही बुलाने के लिए आने वाली थी। आपको हॉस्पिटल जाना है ना टेस्ट करवाने के लिए, चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। तेरी बोलता है ये तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि हमारा प्लान फेल हो गया होगा। मनत बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आरंभी जी ने बोला था ना कि इनको धुंधला दिखेगा, हो सकता है कि टाइम लग जाए या फिर इन्होंने काजल लगाया नहीं होगा। तेरी बोलता है कि इन्होंने काजल तो लगा रखा है। ऐश्वर्या आ रही होती है तभी वो झूमर से टकरा जाती है। इधर मला बोलती है आप ठीक तो हो ना। ऐश्वर्या बोलती है कि मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या बार बार टकरा रही होती है। इधर मला बोलती है मोम मतलब मैम आप ठीक तो है ना। मलिका और विशाखा दोनों ऐश्वर्या के पास ही होती हैं। ऐश्वर्या बहुत घबरा जाती है, बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इधर धैर्य और मनत खुश होते हैं कि हमारा प्लान काम कर रहा है। यहीं पर याशिका बोलती है कि मैं अभी विक्रांत से बात करती हूँ, वो विश्वास को बोल देंगे कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, आरजू का चेकअप जल्दी ही करवा लेते हैं। इधर मना धैर्य को बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, आप बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर याशिका देखती है कि विक्रांत यहाँ नहीं है, ना ही कॉल पिक कर रहा है। ऐश्वर्या विशाखा को बोलती है कि जाओ और विक्रांत को ढूंढो। इधर विशाखा सोची होती है अगर ये ऐश्वर्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, तो मैं खुद इसकी आंखें फोड़ देती। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो अपने रूम में आ जाती है। वो नर्स के कपड़े पहन लेती है। वो सोची होती है कि जैसा हमने प्लान किया है बस सब कुछ वैसा ही हो जाए। तभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। मन्नत सोचती है कि कौन आया होगा। विक्रांत मन्नत को आवाज़ लगाता है। मन्नत जल्दी से वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। मैंने सोची होती है विक्रांत यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं विक्रांत के सामने इस यूनिफॉर्म में नहीं जा सकती। इधर विक्रांत वहीं पर बैठ जाता है। मनत के पास वॉइस नोट भेजता है। वो विक्रांत बोलता है मनत तुम पार्टी की अरेंजमेंट करने वाली हो, बट तुम थोड़ा केयरफुल रहना। डिम्पल जी ने जिस तरीके से तुमसे बात करी वो ठीक नहीं था, और अगर वो फिर से ऐसा कुछ करे ना, तुम एक बात को याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रांत सोच रहा होता है कि मैं मनत के पास ये वॉइस नोट भेजूं कि नहीं भेजूं, लेकिन वो वॉइस नोट मनत के पास भेज देता है। वो देखता है कि मनत का फ़ोन यहीं पर है। इधर मना सोचती है कि मैं क्या करूं। मनत अपने हाथ में टावल ले लेती है और बोलती है कि हाँ कौन है। फिर वो अपना गेट थोड़ा सा खोलती है और बोलती है कि मिस्टर सलूजा आप यहाँ पर मेरे बेडरूम में। विक्रांत बोलता है सॉरी। विक्रांत बोलता है कि मैं कुछ कहने के लिए आया था, फ़ोन में मैसेज है तुम चेक कर लेना। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर मैंने सोची होती है कि मुझे आरंभी से पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा। दूसरी तरफ हम आरंभी को देखते हैं जो किचन में होती है। वो सोची होती है कि मैं क्या बहाना बनाकर हॉस्पिटल जाऊं। आरंभी परेशान सी होती है। तभी यहाँ पर विश्वास आ जाता है। वो बोलता है कि आरंभी ये सब कुछ क्या था, तुमने सारी की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अवंतिका को क्यों दी थी। वो पहले से हॉस्पिटल में इतना कुछ संभाल रही है, वो हमारे घर में सिर्फ गेस्ट बनकर आई हैं।
वो हमारे घर की कोई नौकरानी नहीं है जो वो पार्टीज़ को अरेंज करेगी। आरंभी बोलती है इससे पहले मैं भी घर के सारे काम करती थी, पार्टी रोज़ ऑर्गेनाइज करती थी, तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं घर की नौकरानी हूँ? नहीं हूँ ना। और वैसे भी उन्होंने यही बोला था कि वो मेरी हेल्प करेगी, इसलिए मैंने बोल दिया कि ठीक है वही पार्टी को अरेंज कर लेंगी। विश्वास आरंभी के पास आता है और बोलता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जैसे दीवार से बात कर रहा हूँ। आरंभी बोलती है कि आपको भी कोई तमीज़ नहीं है क्या मुझसे ठीक से बात करने की? और वैसे भी आप और मम्मी जी दोनों यही बोल रहे थे कि मेरी सोच है ना वो मिडिल क्लास वाली है, मैं चोल टाइप जो हूँ, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ठीक है अवंतिका ही सब कुछ हैंडल कर लेगी। वैसे भी विश्वास, मैं तुम्हारी और मम्मी जी की सोच की रिस्पेक्ट ही तो कर रही हूँ। तुम लोग चाहते हो कि जो काबिल हो उसको जिम्मेदारी दी जाए, इसीलिए मैंने बोल दिया कि डॉक्टर अवंतिका सब संभाल लेगी। विश्वास बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा? आरंभी बोलती है कि आपको क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं समझ रही? आप मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या गलत किया है। वैसे भी मम्मी जी ने यही तो बोला ना कि मैं उनके स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। विश्वास बोलता है कि मॉम ने तो पहले भी बहुत कुछ बोला है। आरंभी बोलती है कि पहले अवंतिका यहाँ नहीं थी, लेकिन अब अवंतिका यहाँ पर है। विश्वास आरंभी पर गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? आरंभी बोलती है कि तुमने जो सुना है मैं वही कहना चाह रही हूँ। अगर इस घर में अवंतिका मुझसे बेटर ऑप्शन है तो ठीक है, वो मुझसे अच्छे से सब कुछ संभाल सकती है, ठीक है वही सब कुछ संभालेगी, मैंने इसमें गलत क्या कर दिया? विश्वास बोलता है कि आरंभी मोम बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, जब से तुम अपने मायके आई हो ना तब से तुम बदली बदली नजर आ रही हो। लेकिन आरंभी तुम अपनी औकात को मत भूलना। आरंभी बोलती है कि वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम हर रोज़ मुझे याद तो दिलाते हो। विश्वास किचन के सामान को इधर उधर फेंकता है और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक करता हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात को याद दिलाकर। और मुझे तो लगता है तुम्हें अपने फ़ोन में हर 1 घंटे का रिमाइंडर लगा लेना चाहिए और फिर तुम्हें याद आता रहे कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम सिर्फ एक हाउस वाइफ हो और कुछ नहीं। आरंभी बोलती है कि मेरी एक बात को याद रखो, मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ अपने आप में बहुत कुछ होती है। और दूसरी बात, तुम अभी मेरे किचन में खड़े हो, यहाँ पर मेरे किचन के अंदर सामान को इधर उधर फेंक कर किचन की इंसल्ट मत करो। तभी विश्वास के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसको पता चलता है कि सलूजास हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। विश्वास अपने स्टाफ को बोलता है कि तुम लोग उनका अच्छे से ख्याल रखना। आरंभी सोचती है कि सलूजास हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, मतलब मन्नत भी हॉस्पिटल पहुंच गई होगी, मुझे भी जल्दी ही वहां जाना होगा। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है, वो मास्क लगा लेती है। मन्नत देखती है कि विक्रांत आरजू को लेकर यहाँ पर पहुँच गया है और विक्रांत के साथ याशिका भी होती है। मन्नत जल्दी से अपना चश्मा अपने पॉकेट में डाल लेती है। मन्नत विक्रांत के पास से जा रही होती है, तभी विक्रांत मन्नत को रोकता है और बोल रहा होता है कि विश्वास का कौन सा चेंबर है, हमें उनके पास जाना है। मन्नत को पता नहीं होता, उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है, वो बस ऐसे ही एक तरफ इशारा कर देती है। मैंने सोच रही होती है कि थैंक गॉड आज तो मैं बच गई। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी राज उसके पास आता है। बोलता है कि भाभी मुझे आपसे मनमीत के बारे में बात करनी है। आरंभी बोलती है बताओ क्या हुआ। राज बताता है कि कल मैंने आपको केस के बारे में बताया था ना, मैं वहाँ पर मनमीत की हेल्प कर रहा था, मैंने उसके साथ जोक भी किया, लेकिन वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। मुझे लगता है कि वो अभी भी उस इंसिडेंट से मूव वो नहीं कर पाई। आरंभी बोलती है कल जो केस आया था उसको अच्छे से ट्रीट कर दिया ना। राज बताता है कि हाँ। आरंभी बोलती है मतलब वो अब आराम से मैराथन में दौड़ पाएंगे। राज बोलता है भाभी आप कैसी बात कर रही हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर आया था, 1 महीना तो लगेगा उनको आराम से चलने के लिए भी। आरंभी बोलती है मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ, सिर्फ चोट को ठीक करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, घाव हील नहीं होते, और वैसे ही डॉक्टर मनमीत को भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। राज बोलता है भाभी चोट से मुझे याद आया, कल डॉक्टर मनमीत जैसे ही मुड़ी तो उनको टेबल का एक कोना लग गया था, लेकिन उनको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए थी और ना ही इतना दर्द होना चाहिए था, उनको इतना तो दर्द हुआ और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। मुझे लगता है कि उनकी बॉडी पर कोई ना कोई घाव तो ज़रूर है। मैंने उनको बोला कि मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। भाभी आप डॉक्टर मनमीत से बात करना, क्या पता उनको कोई चोट लगी हुई हो, घाव है तो उनको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उनसे बात करना। आरंभी बोलती है कि ठीक है मैं उनसे बात करूँगी। आरंभी सोच रही होती है मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा मन्नत की हेल्प करने के लिए। वो अपना बैग पैक करके वहाँ से निकल रही होती है। नन्ही उसको देख लेती है, वो सोचती है कि आरंभी ऐसे कहाँ पर जा रही है। वो दौड़कर डिम्पल के पास आती है, डिम्पल को बताती है कि आरंभी कहीं पर जा रही है। डिम्पल बोलती है कि फ़िलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। डिम्पल हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, इधर नंदिता आरंभी का पीछा करने के लिए निकल जाती है। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऐश्वर्या के पास नर्स आती है। वो यहाँ पर विक्रांत को बता रही होती है कि हमें मिस आरजू जी के कुछ टेस्ट करवाने होंगे। वो ऐश्वर्या को अपने साथ ले जाती है। इधर मन्नत सोचती है कि आरंभी अभी तक वापस नहीं आई है, मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। मन्नत दूसरी तरफ जा रही होती है, तभी मनमीत मन्नत के पास आ जाती है। मन्नत सोचती है कि कहीं मुझे किसी ने पहचान तो नहीं लिया। मनमीत बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। मन्नत बोलती है बट मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मनमीत बोलती है कि शिफ्ट मैटर नहीं करती, पेशेंट मैटर करते हैं, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं भी तो काम कर रही हूँ। मैंने सोच रही होती है कि बाबा जी मैं भी कहाँ फंस गई, बस जल्दी से आप आरंभी को यहाँ पर भेज दीजिए। इधर हम आरंभी को देखते हैं जो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहीं पर हम नंदिता को देखते हैं जो आरंभी का पीछा कर रही होती है।
मन्नत आरंभी के पास मैसेज करती है, बोलती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर है जो मुझे डांट रही है। वो मुझे बोल रही है कि मैं लैब में काम करती हूँ ना, तो मुझे सैंपल लेने के लिए बोली है। अगर उन्होंने मुझे ब्लड सैंपल लेने के लिए बोल दिया तो मैं क्या करूँगी, प्लीज़ जल्दी आओ। मन्नत बोलती है प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो सैंपल को रख रही होती है। वो अजीब सा मुंह बनाती है। मनमीत बोलती है ये तुम ये क्या कर रही हो, तुम लैब में काम करती हो ना, तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती हो। मन्नत बोलती है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मनमीत बोलती है कि तुम्हें अच्छे से सैंपल लेने हैं और एक एक सैंपल पर नाम लिख दो, किसी का भी सैंपल एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। मन्नत बोलती है मैं वही तो करने के लिए आई थी। मनमीत बोलनी है सैंपल एक्सचेंज करने के लिए। मन्नत बात को पलट देती है। मनमीत बोलती है जल्दी से नाम लिखो। मन्नत नाम लिखने की कोशिश करती है बट उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। मन्नत बोल रही होती है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी। मनमीत बोलती है लेकिन क्यों। मन्नत बोलती है कि मेरी आंखें। मनमीत बोलती है वो तो मेरी भी है। मन्नत बोलती है कि मेरा चश्मा। मनमीत बोलती है कहाँ पर है। मन्नत बोलती है पॉकेट में है। मनमीत बोलती है फिर लगा लो ना। मन्नत सैंपल पर नाम लिख रही होती है। वो सोच रही होती है मैं भी कहाँ फंस गई, प्लीज़ आरंभी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मन्नत मनमीत को बोलती है कि देखो मेरा काम हो गया। मनमीत बोलती है अब जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हें ब्लड सैंपल भी लेना है। मन्नत सोच रही होती है ये तो सच में मुझे ब्लड सैंपल के लिए ले जा रही है। इधर हम आरंभी को देखते हैं। नंदिता सोच रही होती है कि आरंभी मुझे पता था तुम कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पका रही हो, पर तुम हॉस्पिटल की तरफ क्यों जा रही हो। आरंभी को पता चल जाता है कि नंदिता उसका पीछा कर रही है। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं जो पेशेंट के पास आ जाती है। मैंने सोच रही होती है कि मैं कैसे ब्लड सैंपल ले लूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने ड्रामा कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं जैसे ही ब्लड को देखती हूँ ना तो मुझे चक्कर से आते हैं। इधर मनमीत बोलती है तुम लैब असिस्टेंट हो या नहीं, तुम सच सच बता दो। मन्नत बोलती है कि मैं लैब असिस्टेंट हूँ लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मन्नत बोलती है मुझसे नहीं हो पाएगा। मनमीत सैंपल ले लेती है। मन्नत जैसे ही ब्लड को देखती है तो उसको चक्कर से आ रहे होते हैं। मनमीत बोलती है कि तुम सैंपल लेके लैब तक जा पाओगी या फिर नहीं। मन्नत बोलती है कि मैं चली जाऊंगी। मन्नत सोच रही होती है लैब तक तो मुझे जाना ही होगा, पता नहीं आरंभी कब आएगी। मनमीत बोलती है आप लैब असिस्टेंट हो ना। इधर मन्नत सोचती है कि मैं कैसी जगह फंस गई हूँ। दूसरी तरफ आरंभी सोच रही होती है कि नंदिनी जी मेरा पीछा कर रही है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या के सामने बड़ी मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं मन्नत और आरंभी दोनों अपना काम अच्छे से करती है। यहाँ पर आरंभी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। मन्नत और आरंभी दोनों मिलकर सैंपल को चेंज कर देती है। यहीं पर हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो कि रिपोर्ट्स का वेट कर रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। विश्वास भी वहीं पर होता है, विक्रांत भी वहीं पर होता है। ऐश्वर्या बोलती है कि मिस्टर विक्रांत अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है, रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर याशिका होती है जो बोल रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ हो रहा है ना उसके पीछे उस मन्नत का हाथ है। विक्रांत को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मन्नत का इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम ऐसा बोल रही हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। विक्रांत की ये बात सुनकर याशिका परेशान सी हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये विक्रांत तो मन्नत के नाम से वैसे ही चिढ़ा सा रहता है। मुझे इस मन्नत को बार बार बीच में लाना बंद करना होगा। विक्रांत बोल देता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो तुम मुझे प्रूफ दिखा दो। याशिका कुछ भी नहीं कर पाती। यहीं पर हम देखते हैं रिपोर्ट्स आ जाती है। यहाँ पर जैसे ही रिपोर्ट्स आती है तो विश्वास ऐश्वर्या को बताता है कि लीवर फेलियर का केस है। ये सुनकर ऐश्वर्या घबरा जाती है। वो उसको चक्कर आ जाते हैं। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। मलिका भी वहीं पर होती है। विश्वास बोल रहा होता है कि मनमीत अब क्या होगा। मनमीत बता रही होती है कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना होगा। ये सुनकर ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इधर हम मन्नत और आरंभी को देखते हैं जो दोनों सारी बातें सुन रही होती हैं। वो सोचती है कि बस अब जल्दी से ऐश्वर्या राय सिंह का सच सबके सामने आ ही जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक